दीदी दिल्ली में हैं और दीदी के दिल्ली प्लान पर हम बात कर रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कवायद है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज उनकी मुलाकात होनी है। कुमार गौरव, एक बार जल्दी से आपके पास आती हूं और तब ऑडियो में दिक्कत थी। जल्दी से आज का शेड्यूल दीदी का बता दीजिए, मुलाकात के मायने। देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात है और जाहिर तौर पे ये जो मुलाकात है आप इसको एक कर्टसी मीट कह सकते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रही हैं, तो ऐसे में ये मुलाकात होगी। उनके राष्ट्रपति से भी दिल्ली में मिलना है, संसद भवन में भी वो कुछ वक्त बिताएंगी और वहां जाकर वो लोगों से मिलेंगी। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है कुमार गौरव, बहुत गूंज रही है, किसी भी गेस्ट को समझ नहीं आ रही है। कुमार गौरव, मैं लौटती हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं है। मनोज पांडे, जल्दी से कोलकाता में क्या हलचल है? कोलकाता, बंगाल छोड़ दीदी दिल्ली में है, क्या रिएक्शन वहां पर? आ रही हूँ डॉक्टर अजीज खान जी, जल्दी से आ रही हूँ मैं, इसीलिए एक क्विक रिएक्शन ले रही हूँ बस। जी विपनेश जी, देखिए यहाँ पे जिस तरह से कि लगातार जब दीदी गई है, सारे जो विधायक हैं दीदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दीदी की ये जो अहम जो मीटिंग है प्रधानमंत्री से कहे और विपक्ष के नेताओं से बहुत खास है, बंगाल के लिहाज से और 2024 के लिहाज से, क्योंकि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वैक्सीन की किल्लत चल रही है, लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो लोग उम्मीद लगा के रखे कि जो प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, कहीं न कहीं दीदी वैक्सीन की चर्चा करेंगी। और बंगाल में जिस तरह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, सेंटरों में दिक्कत हो रही है, लंबी लंबी कतारें लग रही है, लोगों को कहीं ना कहीं वैक्सीन का एक तरह से समाधान मिलेगा। और दूसरी तरफ देखिए विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता है, दीदी आज वहां पे जैसे कमलनाथ से 2 बजे मिलेंगी, फिर आनंद शर्मा से मिलेंगी, फिर अभिषेक मनु सिंघवी से 6:30 बजे उनकी मुलाकात है। ठीक है, कह सकते कि जो 2024 का कहीं ना कहीं दीदी पूरी तरह से खांचा बना रही है। ओके मनोज, खेला होवे, बीजेपी ने बंगाल में कहा खेला होवे, दीदी ने वर्चुअल रैली में कहा कि खेला तो अब 2024 में होगा। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले साधना भारती जी आपके पास आ रही हूं। क्या आप दीदी के साथ हैं? कांग्रेस दीदी के साथ खड़ी है 24 तक, क्या चेहरा बनाएंगे दीदी को आप 24 में? देखिए, आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर जनता के साथ खड़ा है और क्योंकि आज जनता की बात करने के लिए सब एकत्रित हो, मुझे लगता है वही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं कहूंगी, ये जो बीजेपी अर्थात भारतीय झूठी पार्टी कह लीजिए, जुमलेबाज पार्टी कह लीजिए, जातिवाद पार्टी कह लीजिए, जासूसी पार्टी कह लीजिए, इनके जो प्रवक्ता हैं जो तर्क और भद्रता के दायरे से हमेशा बाहर रहते हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आज मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं मानती हूँ मोदी है तो महंगाई की मार मुमकिन है, महिलाओं पर अत्याचार मुमकिन है, किसानों पर दुराचार मुमकिन है, किसान परेशान मुमकिन है, जासूसी करना मुमकिन है, चंदा चंपत घोटाला मुमकिन है, लेकिन अब जो नामुमकिन है वो ये है कि अब झांसाराम के झांसों में अब जनता नहीं फंसेगी। आज ये बातें यहाँ पर हवाबाजी की कर रहे हैं, ये पूरे हवा में है। आज उत्तर प्रदेश में मैं आपको अभी की घटना बता देती हूँ, कल उन्नाव में धरना प्रदर्शन हुआ इनके खिलाफ। एक शहीद जिन्होंने तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी आजादी के आंदोलन में, उनका डाक टिकट कांग्रेस पार्टी ने जारी कराया, लेकिन आज इनके शासन में उस शहीद की प्रतिमाओं को थाने में कैद किया गया है, गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमाओं को, उसके लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरी एक ही प्रॉब्लम है, मुद्दे से हम भटक जाते हैं। अभी हम दिल्ली पर फोकस करते हैं, 2024 पर फोकस करते हैं। दिल्ली नहीं, हम पूरे देश पर फोकस है। क्या दीदी के साथ है कांग्रेस? क्या कांग्रेस दीदी को 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी? साथ देंगे आप? ये जवाब दीजिए। हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम प्रवक्ता है। आपको आने वाले समय में पता लगेगा कौन किसका साथ देगा, लेकिन एक बात क्या है कि जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ अब नहीं देने वाली। आज मोदी है तो देश का बंटाधार मुमकिन हो सकता है, लेकिन देश का विकास। साधना जी, एक बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर। शिवसेना नेता संजय राउत का ये बड़ा बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर। उद्धव ठाकरे देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, ये देखिए शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो भविष्य में नेतृत्व करेंगे, ये संजय राउत ने स्टेटमेंट दी है। तभी तो हम कह रहे थे कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्या उसमें शिवसेना होगी, क्योंकि संजय राउत का बयान तो अब कुछ और ही कह रहा है। और मेरे पास वो तारीख भी नहीं है मैं उनको कब मिला था, लेकिन 40-45 साल से हमारा रिश्ता कायम रहा है। वो बहुत ही एक संयमी नेता है, बहुत ही प्यारे इंसान है और लोगों के ऊपर प्यार करने वाले, हमेशा ऐसा नेतृत्व है कि सबको साथ लेके जाते हैं हमेशा। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं तो लोगों को लगता है कि हमारे परिवार का कोई प्रमुख वहाँ बैठा है, ये उनका सबसे बड़ा यश है। और देश को भी इसी प्रकार से कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी नेतृत्व की, तो मैं हमेशा कहता हूँ उद्धव जी का नेतृत्व राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं।
तो डॉक्टर अजीज खान, आप संजय राउत को सुन रहे थे। अब मेरा सवाल यह है कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा 24 के लिए, या पिछली बार की तरह फिर से बिखर जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे मुलाकातों के बाद? देखिए विपनेश जी, एक शेर मुझे याद आ गया ऐसे मौके पे कि उसूलों पर जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज 70 सालों का इतिहास है। आप देखें, शायद मुझे लग रहा है कि जो आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है, और तो आपातकाल शब्द भी मुझे लग रहा है छोटा पड़ गया। आज आप देखिए, नेता, पत्रकार, जज, आप देखिए संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया, अब सब टारगेट पर हैं। सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये परिस्थिति पैदा हो गई है। देखिए विपनेश जी, आपको मैं बता दूं, वो किसान जिसको खेतों में होना चाहिए आज वो सड़कों पर है। वो नौजवान जो रोजगार की तलाश कर रहा है वो सड़कों पर है। ऐसी स्थिति में अगर जो विपक्ष एक साथ है और जनता की आवाज लेकर के सदन से लेकर सड़क तक लड़ना चाहता है, तो ये सच मानिए कि ये बिगुल बच चुका है 2022 उत्तर प्रदेश में और 2024 के नहीं। ये बिगुल जो है बजता रहेगा ना 24 तक, बीच में कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। देखिए एक बात विपनेश जी, एक बात समझ लें आप। देखिए जो हालात है देश में, डराने के हालात पैदा किए जा रहे हैं। जो आवाज उठाता है उसकी जासूसी कराई जा रही है, उस पर एनएसए लगाया जा रहा है। जो डराने और धमकाने की स्थिति है। तो आप ममता बनर्जी के साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ हैं 24 में, वो पीएम का चेहरा बन सकती है। शरद पवार जी, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज सत्ता पक्ष का अहंकार देखिए। अभी मनोज यादव जी जिस तरीके से साहब कह रहे थे, फ्यूज बल्ब, फ्यूज झालर। नहीं, अभी आपने क्या कहा? ममता बनर्जी या शरद पवार? ऐसा है ना डॉक्टर अजीज खान जी, विपनेश जी क्या कहा आपने? अभी एक बात आप समझिए, अभी क्या कहा आपने? पूरा एकजुट है, विपक्ष एकजुट है। शरद पवार का जिक्र किया आपने, क्या कहा? ये क्लियर कीजिए एक लाइन। मैंने मैं एक बात वही कह रहा हूं, जो भी विपक्ष का चेहरा होगा, विपक्ष पूरा एक साथ मिलकर के आज सत्ता पक्ष के अहंकार को नष्ट करेगा। जो भी होगा पक्ष के लोग, ठीक है। इधर शिवसेना ताल ठोक रही है, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकते हैं। मनोज जी, 1 मिनट आ रही हूं। शुभांकर जी, बीजेपी ने कहा इतनी जल्दी बंगाल को छोड़ दिया और दिल्ली बैठ गई दीदी आगे। क्या बंगाल की जनता के साथ ये छलावा नहीं है? देखिए विपनेश जी, ये मैं पहले भी इस कार्यक्रम में और कई अन्य कार्यक्रम में कह चुका हूं कि देखिए बंगाल की राजनीति ये हमारे लिए सबसे अहम राजनीति है, मेन राजनीति वही है। नहीं, कुछ वक्त तो देते, कुछ वक्त तो योजनाओं पर काम करते, कुछ धरातल पर उतारते, एकदम से राष्ट्रीय नेतृत्व में उतर गए, ये बीजेपी का कहना है। दिलीप घोष लगातार कह रहे हैं। विपनेश जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि अगर कोई एक नेता अगर 4-5 दिन का एक दिल्ली का दौरा कर लेते हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर बात करने चले आते हैं, तो आपको ये क्यों लगता है कि भाई वो बिल्कुल प्रदेश को छोड़ के चले आए? नरेंद्र मोदी जी भी किसी समय में भाई गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, मुझे नहीं लग रहा, बीजेपी को लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा, ये बीजेपी को लगता है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल की जनता के साथ बड़ा धोखा है, प्रचंड जीत दिलाई और छोड़ दिया बंगाल को, और दिल्ली का नेतृत्व करने उतर गई दीदी। देखिए बीजेपी की बात क्या कहें, बीजेपी का तो काम है कहना। वो तो सिर्फ नैरेटिव्स की ही पूरी अभी तक पूरी जितनी राजनीति सिर्फ नैरेटिव्स की रही। भाई 2014 से देख लीजिए, सिर्फ नैरेटिव्स ही नैरेटिव। 2014 में बड़े बड़े वादे थे, 2019 में आते शुभांकर जी, यहाँ पर राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट में आ रही हूँ। राजीव, अभी संजय राउत का स्टेटमेंट आ गया कि उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय नेतृत्व कर सकते हैं। अभी डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं, उन्होंने एनसीपी का भी जिक्र कर दिया, तो विपक्ष में ही एकमत नजर नहीं आ रहा है। राजीव, देखिए विपनेश, यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है कि विपक्ष में कोई एक चेहरा, कोई सर्वमान्य पार्टी उनके खिलाफ अभी खड़ा होने में पहले विपक्ष यही तय कर ले कि उसका चेहरा कौन होगा। जहां तक संजय राउत की बात है, वो शिवसेना के प्रवक्ता है। अगर उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि उनके नेता राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर सकते हैं, तो वो यही कहेंगे जिस पार्टी में है। अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता से पूछेंगे तो कहेंगे अखिलेश यादव, वो कहेंगे कि अखिलेश यादव देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। लेकिन सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को ताकत देने की किस नेता में उनको मुकाबला करने की किस नेता में ताकत है। अभी आप हाल के चुनाव के नतीजों को देखें तो अगर हेड ऑन किसी ने लिया है तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो जाहिर तौर पर कोई भी राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री बन लेगा तो उसके बाद
उसका अगर कोई खिलाड़ी रणजी में सेलेक्ट होता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेले। उसी तरह से अगर 3 बार आप अकेले दम पर मुख्यमंत्री, ये बात याद रखनी होगी कि ममता बनर्जी ने टीएमसी खुद के बदौलत बनाई थी, अकेले दम पर बनाई थी, और 3 बार वो बंगाल जीत चुकी है। तो देश में राजनीति करने का, और ऐसे समय में जब विपक्ष बिल्कुल खाली सा दिखता है नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने में, तो ममता बनर्जी अगर अपने कदम दिल्ली की तरफ बढ़ा रही है तो ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, बहुत स्वाभाविक सी है। अब दूसरी बात यह है कि विपक्ष, उनके बैनर तले कांग्रेस पार्टी, जो कि अखिल भारतीय पार्टी है, जिसका बहुत सारे राज्यों में प्रभाव है, बहुत सरकारें हैं अभी भी हैं, वो उनको मानेगी, उनको किस तरह से सपोर्ट करेगी। हालांकि संकेत ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि, कांग्रेस पार्टी को इस पे कोई ऐतराज नहीं है कि ममता बनर्जी अगर अपनी भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर ले आना चाहती है, और कोई रोक भी नहीं सकता किसी को। लेकिन मेरी तो पूरी दिलचस्पी आज ये देखने में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच जब मुलाकात होगी और ट्विटर पर जब दोनों इस मुलाकात की तस्वीरें भेजेंगे तो वो एक ही तस्वीर शेयर करेंगे या अलग अलग मुद्राओं में करेंगे, ये देखने बिल्कुल ये दिलचस्प होगा। तकरार के बाद ये मुलाकातें होती हैं। मनोज जी, साधना जी, माफी चाहती हूँ, ये वक्त मुझे परमिशन नहीं दे रहा है कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि कई घंटे तक इस पर चर्चा हो सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।